हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस सीखने से पहले हमें टर्म सीखनी होगी फिजिकल क्वांटिटीज। किन क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है? तो इसको ये फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होगी, दोज क्वांटिटीज which are used to describe various laws of physics। मतलब क्या हो, फिजिक्स के अलग अलग लॉज को डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए जिन अलग अलग क्वांटिटीज की हमें ज़रूरत पड़ती है उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। ऐसी क्वांटिटीज जो हम फिजिक्स में डिफरेंट लॉज को समझाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। जैसे मास हो गया, वर्क, पावर, फोर्स, प्रेशर, ये सारी की सारी क्वांटिटीज जो हम फिजिक्स के डिफरेंट लॉज के लिए यूज करते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। इन फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ? बेसिक। फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरी हुई डिराइव्ड क्वांटिटीज। नाम से क्लियर है, फंडामेंटल मतलब बेसिक है और डिराइव्ड जो बनाई जाएंगी विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए फंडामेंटल क्या है? उसके अल्फाबेट्स। जब आप स्टार्ट करते हो ABCD ये लिखना स्टार्ट करते हो, आपको इनका मतलब नहीं पता होता है A क्या है, B क्या है, लेकिन जब बाद में आप इनसे फर्दर वर्ड्स, लाइंस, पैराग्राफ डिराइव करते हो तो वो हो जाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तब समझ में आता है कि वो जो इनिशियल चीज़ की हुई थी वो फंडामेंटल थी और अब हम उसको फर्दर डिराइव करें। बिल्कुल वैसा ही फिजिक्स के अंदर 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फिजिक्स की 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी? एक है मास denoted by m, length denoted by l, and time denoted by t। ठीक है, तो ये 3 फिजिक्स के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज है। मास क्या चीज हुई? मास किसी चीज की क्वांटिटी ऑफ मेटल इज कॉल्ड इट्स मास। लेंथ, जैसे इसकी लेंथ कितनी है तो पता है यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है, लेकिन अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के 2 टर्मिनल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड इट्स लेंथ। एंड टाइम इज व्हाट अ क्लॉक रीड्स। जो हमें घड़ी से पता चलता है दैट इज टाइम, जो अपने आप चेंज होता रहता है, जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, दैट इज टाइम। तो फिजिक्स के अंदर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम इनिशियली डिफाइन करते हैं। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे कुछ और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो आपको बताई जाएगी। और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? डिराइव्ड ढेर सारी, इन तीनों के अलावा और जो भी चीजें आपको मिल रही हैं ढेर सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। जैसे एनर्जी, फोर्स, वर्क, प्रेशर, पावर, ठीक है, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं जो इन तीनों से फर्दर बनेगी, वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। आई रिपीट, फिजिकल क्वांटिटीज जो फिजिक्स के डिफरेंट लॉज को डिफाइन करने के लिए बनाए जाते हैं, दोस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, कैटेगराइज्ड इन 2 टर्म्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। देयर आर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ एंड टाइम, एंड अदर आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब मेरा टॉपिक था डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशंस बनाना। अब फिजिक्स के अंदर डायमेंशंस किस चीज को कहा जाता है? अभी मैंने बोला डिराइव्ड वो जो फंडामेंटल से बनाए जाते हैं, जैसे एनर्जी, फोर्स, वर्क डन, एक्सेट्रा। अगर इन टर्म्स को, डिराइव्ड वाली टर्म्स को फंडामेंटल की टर्म में लिखना हो, इसको लिखना ही इसके डायमेंशंस हो जाते हैं। डायमेंशन क्या है? अलग अलग क्वांटिटीज को मास, लेंथ, टाइम की टर्म में लिखने के, एक्सप्रेस करने के मेथड को ही डायमेंशनल एनालिसिस कहा जाता है। तो क्या चीज है ये बताने जा रही हूं मैं अभी। देखिए, एक एक करके टर्म्स को समझते हैं। हर एक चीज को सोचना होगा, वेदर इट इज मास और लेंथ और टाइम। हमें हर एक क्वांटिटी को जो इसकी फंडामेंटल क्वांटिटी है उसकी टर्म में लिखना है। देखिए, मैंने फर्स्ट क्वांटिटी लिखी डिस्प्लेसमेंट। तो हर एक चीज को ये सोचना है कि ये मास है, लेंथ है या टाइम है। हर चीज को मास, लेंथ, टाइम की टर्म में लिखने को ही डायमेंशनल एनालिसिस कहा जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट
चीज होगी, मास है नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर जाना, डिस्प्लेस करना यानी इट इज अ लेंथ, तो इसको मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट को l, और फर्दर इट कैन बी रिटन एज m l t, तीनों में लिखना है, मास 0, इसमें मास नहीं, लेंथ एक बार आ रहा है, p0 विद स्क्वायर ब्रैकेट, ये इसकी नोटेशन है, जो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ रही है दिस इज कॉल्ड डायमेंशंस, और जो हम इसकी नोटेशंस को यूज करके लिखते हैं दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो डायमेंशन थे l और उसका मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला ml तीनों लिखने हैं, कुछ भी पावर आ रही, कुछ नहीं है तो 0 पावर, एंड विद स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। और देखिए जैसे एरिया लिखा मैंने, एरिया का एक बड़ा कॉमन सा, आप सब लोग फेमिलियर हो इस फॉर्मूले से, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला है। अब मुझे इसको डायमेंशंस में लिखना है, तो अगर मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये एक रेक्टेंगुलर एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ मुझे ये सोचना है कि वेदर इट इज मास और लेंथ और टाइम। तो ये क्या चीज है, लेंथ ऑब्वियसली l, लेंथ है, एंड ब्रेड्थ इज ऑल्सो लेंथ बट स्मॉलर लेंथ, है तो लेंथ ना ये मास है ना ये टाइम है, इसका मतलब लेंथ l, breadth is also l, so dimensions are l square, and further m0 l2 t0 with square bracket, ठीक है। इसको हमेशा कैपिटल्स में लिखा जाता है, डायमेंशंस आर ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर्स। थर्ड वन ये देखते हैं, वॉल्यूम अगर लिखना है, वॉल्यूम का कोई सा भी फॉर्मूला हम पिक कर सकते हैं, मैंने पिक किया लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। तो ये मैंने वॉल्यूम का एक फॉर्मूला लिया। लेंथ क्या चीज है, लेंथ ब्रेड्थ क्या चीज है, अभी बताया गया, ब्रेड्थ इज आल्सो अ काइंड ऑफ लेंथ, हाइट, अगर हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो ये क्या है, मास है नहीं है, टाइम है नहीं, तो फिर ये क्या है, ये भी क्या है, लेंथ l क्यूब, फर्दर इट कैन बी रिटन एज इन नोटेशंस m0 l3 t0 विद स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरह से अलग अलग क्वांटिटीज को m l t की टर्म में लिखना, उनके अलग अलग पावर की टर्म में एक्सप्रेस करना, दिस आर कॉल्ड डायमेंशंस। अब हम इसके कुछ और टर्म्स को देखते हैं। देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास कैपिटल M, मास तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसको सोचना नहीं है, मास लेंथ टाइम इन तीनों में देखना है, मास m, वॉल्यूम अभी अभी मैंने सॉल्व किया, वॉल्यूम इज L3, तो ये बना m l minus 3, फर्दर इट कैन बी रिटन एज m1 l minus 3 t0 विद स्क्वायर ब्रैकेट, ये इसका रिजल्ट हुआ। और देखिए अगर मैंने लिखा वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस अभी डिस्कस किए, लेंथ होता है, टाइम t हो गया, t ऊपर शिफ्ट किया l t minus 1 m0 l1 t minus 1, इसके डायमेंशंस। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी मैंने अभी अभी कैलकुलेट की l की -1, जिसको एक बार सॉल्व कर लिया उसको वैसे का वैसे हम वापस वैल्यू को पिक करेंगे, और टाइम t, इस t को फिर ऊपर शिफ्ट किया, विल गेट l t -2, तो m0 l1 t -2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो हो सकता है आप इन टर्म्स को जानते हो सकता है नहीं पता हो, ये पूरा +1 का जो सिलेबस है उसकी सारी टर्म्स मैं यहाँ यूज करने जा रही हूँ, तो अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं, बिकॉज इन टर्म्स को हम एक एक टर्म को काफी डिटेल में हम पढ़ने वाले। मोमेंटम मैं यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास कैपिटल M, वेलोसिटी l t -1, तो इसका रिजल्ट बना m l t -1, और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो m1 l1
T-1 विद स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, और देखिए अब ये देखिए बेटा काइनेटिक एनर्जी सब जानते हैं इस फॉर्मूले को। फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, मतलब हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए अब मास के डायमेंशंस कैपिटल M, डायमेंशन जैसे ही आएगा हम इसको कैपिटल्स में लिखेंगे। वेलोसिटी के डायमेंशन LT-1 और इसका स्क्वायर। ठीक, व्हाट अबाउट दिस नंबर हाफ? हाफ क्या चीज है? मैंने अपनी टॉपिक स्टार्ट करते ही बताया हमें हर चीज को सोचना है, whether it is mass or it is length or it is time, then what is half? क्या पता ये हाफ kg हो, मास हो, क्या पता हाफ आर हो, हाफ एन आर तो टाइम हो गया, हाफ किलोमीटर लेंथ हो गया, तो ये कंफर्म ही नहीं है। व्हाट इज हाफ? नंबर क्या है पता नहीं, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं। तो जब भी कभी कोई नंबर आ जाए आपने सिर्फ उसके साथ जो वेरिएबल्स हैं, जो उसके साथ क्वांटिटीज हैं, सिर्फ उनके डायमेंशंस को पिक करना है, नंबर के डायमेंशंस नहीं होते। नंबर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है। डायमेंशनलेस मतलब नंबर्स कांस्टेंट्स होते हैं और इनकांस्टेंट कुछ कांस्टेंट ऐसे भी हैं जिनके डायमेंशंस होते हैं लेकिन इन कांस्टेंट्स के डायमेंशंस नहीं होते। दीज आर कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। तो जहां ऐसा कोई नंबर आ जाए लीव इट, भूल जाओ, है ही नहीं जैसे। तो इसका रिजल्ट आया ml2 T-2, डायमेंशन फॉर्मूला इज m1l2 T-2 विद स्क्वायर ब्रैकेट। और देखिए नेक्स्ट टर्म में यह डिस्कस करने जा रही हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, और इसका सिंबल होता है स्मॉल लेटर g। फोर्स अपॉन मास, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन मास, ये तो कट गया। ये क्या हुआ? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायमेंशंस एक्सेलरेशन वाले आए, LT-2 m0 L1 T-2। तो यहां हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होगा, एक जैसी चीजों के डायमेंशन सेम होते हैं, चाहे वो सिंपल एक्सेलरेशन है चाहे वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उनके रिजल्ट सेम होंगे। और देखिए अगर मैं यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करूं, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका रिजल्ट मास का m और एक्सेलरेशन का LT-2, तो इसके डायमेंशंस बने mLT-2 m1 L1 T-2 विद स्क्वायर ब्रैकेट। और देखिए अगर हम वर्क के यहां से डायमेंशंस निकालें, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अभी डायमेंशन निकाले mLT-2 और डिस्प्लेसमेंट के L, तो रिजल्ट बना mL2 T-2 m1 L2 T-2। भी देखिए वर्क के डायमेंशन आ रहे हैं ml2 T-2, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस भी सेम है। उसका कारण क्या है? एनर्जी और वर्क डन एक ही बात होती है। वर्क डन इज डिफाइंड एज एनर्जी, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो दोनों सेम चीजें, सेम चीजों के क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम होंगे। और देखिए अगर मैंने यहाँ लिखा पोटेंशियल एनर्जी, तो गेस कर सकते हो इसके डायमेंशंस कितने आएंगे? पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी या वर्क एक ही बात है, तो इसका आंसर भी कितना आना चाहिए? ml2 T-2। इसका फॉर्मूला होता है mgh। m स्टैंड्स फॉर मास, g स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h स्टैंड्स फॉर हाइट। मास के डायमेंशंस कैपिटल में लिख दिए मैंने, कैपिटल M। g के डायमेंशन हमने अभी सॉल्व किए, LT-2 एंड हाइट ये क्या है? मास है, लेंथ है या टाइम? हाइट में एक तरह की क्या है? लेंथ आएगी। तो L रिजल्ट इज ml2 T-2। तो देखो सेम आ गए ना डायमेंशन। तो मैं वही बात बोलने की कोशिश कर रही हूँ, एक जैसी चीजों के डायमेंशन हमेशा सेम होते हैं। और देखते हैं इसमें प्रेशर के बारे में बात करते हैं। प्रेशर के डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के mLT-2
एरिया, एरिया के हमने अभी सॉल्व किए थे, एल स्क्वायर आ रहा था, एक एल से एल कैंसिल हुआ, तो रिजल्ट इज ml -1 t -2 m1 l -1 t -2 विद स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरह से ढेरों क्वांटिटीज हैं जिनके हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू, ग्रीक लेटर है, न्यू यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। हम इसको काफी डिटेल में आगे करने वाले हैं। इफ इट इज 1 बाय टाइम पीरियड तो इट्स डायमेंशन इज 1 बाय टी, टी इनवर्स, टी इनवर्स है तो इट कैन बी रिटन एज m0 l0 t -1, ये हो गए इसके डायमेंशंस। और देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू। अब देखिए 2 पाई न्यू, 2 नंबर, पाई अगेन अ नंबर, और अभी भी मैंने बताया नंबर्स जो हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, नंबर्स के डायमेंशन नहीं होते। तो 2 भी नंबर है, पाई भी नंबर है, तो ले दिस नंबर छोड़ दो। और न्यू, न्यू टाइम पीरियड रिवर्स होता है तो इसके डायमेंशंस क्या हुए वापस से टी इनवर्स। और मैंने अभी भी क्या बोला था, एक जैसी चीजों के डायमेंशन सेम होते हैं। फ्रीक्वेंसी के जो डायमेंशन है वही डायमेंशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी के हुए, m0 l0 t -1। हाँ जी बेटा, आगे देखिए पावर देखिए, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क के डायमेंशंस ml2 t -2 और टाइम के t, इस t को जब हम एडजस्ट करेंगे हमें मिलेगा ml2 t -3। सो डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 l2 t -3 विद स्क्वायर ब्रैकेट। और देखिए इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। बेटा हो सकता है कि आप जब इन टर्म्स को देख रहे हो आपको ये थोड़ा नई सी टर्म लग रही है कि टीचर पता नहीं क्या लिख रहा है। एक्चुअली ये सब हमारे सिलेबस का पार्ट है, ये पूरे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल्स टॉपिक्स काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर द टाइमिंग हम सिर्फ इसके फॉर्मूलाज लेके सिर्फ इसके डायमेंशन निकालना सीख रहे हैं। आज का हमारा काम सिर्फ डायमेंशन निकालना सीखना है। ये सारी टर्म्स आपको सिखाई जाएंगी, सब कुछ बताया जाएगा ये क्या कुछ है। फोर्स के डायमेंशंस लगाए मैंने mlt -2 और टाइम के t मल्टीप्लाई किया, -2 और 1 mlt -1 m1 l1 t -1 इसका रिजल्ट हुआ। और देखिए बच्चे अगर मैंने लिखा साइन थीटा, पढ़ा हुआ है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। और आज का टॉपिक स्टार्ट करते ही मैंने कहा था हर एक चीज को आपने सोचना है कि वेदर इट इज मास और लेंथ और टाइम। हर चीज को जो चीज डायरेक्टली नजर नहीं आ रही तो उसको सोचो कि ये मास, लेंथ, टाइम तीनों में से क्या हो सकता है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या चीज है ये, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, ये मास होगा, लेंथ होगा या टाइम होगा। मास तो नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो फिर ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस यानी इट इज अ काइंड ऑफ लेंथ। लेंथ बाय हाइपोटेन्यूज इज आल्सो अ लेंथ। तो लेंथ बाय लेंथ ये तो कुछ भी नहीं बचा, 1 कट गया, तो इट कैन बी रिटन एज m0 l0 t0। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास जिनका रिजल्ट 1 आता है और तीनों की पावर 0 होती है, दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। इन क्वांटिटीज को डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कहा जाता है। जैसे ये मैंने साइन थीटा लिया वैसे ही आप कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा क्या हो, बेस बाय हाइपोटेन्यूज अगेन लेंथ बाय लेंथ अगेन 1 m0 l0 t0। इट मींस सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, टेंजेंट, कोटेंजेंट जो भी हम पढ़ के आ रहे हैं सबके सब क्या है, सबके सब डायमेंशनल क्वांटिटीज, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं, सबके डायमेंशंस 0 आएंगे, m0 l0 t0। और देखिए एक टर्म हमारे पास आएगी वेवलेंथ। वेवलेंथ इसको बोलते हैं लैम्डा, नया एक सिंबल है आपके लिए लैम्डा। वेवलेंथ इसका कोई फॉर्मूला नहीं। फिर सोचते हैं कि ये मास है, लेंथ है या टाइम है। तो मास है, लेंथ है या टाइम है। वेवलेंथ, वेव की लेंथ नाम से क्लियर, इट इज, ये 19 था, ये 20th आ गया, इट इज अ काइंड ऑफ लेंथ। तो L
m0 l1 t0। बिना फॉर्मूले के हम लोग ये सोच लेंगे कि ये लेंथ है तो इसके डायमेंशंस बन गए, ठीक है। और देखिए एक टर्म हमारे पास आएगी टेंशन, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। अब टेंशन क्या चीज है? हम लोग टेंशन यहाँ पर बोलेंगे वो दिमाग वाली टेंशन नहीं, टेंशन यहाँ पे हम बोलते हैं खिंचाव। जैसे सपोज कहीं पर एक रस्सी बंधी हुई है और मैंने उसको खींचा, तो जहां से उसको टाई किया हुआ है उसके ऊपर एक खिंचाव, एक टेंशन बननी स्टार्ट हो जाती है। तो टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स जो हम किसी चीज के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। अगर टेंशन फोर्स है तो डायमेंशन भी फोर्स वाले ही हो जाएंगे, m1 l1 t-2। नेक्स्ट है बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इन डायमेंशंस को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये देखना होगा कि ये आया कहां से। इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं। आप लोगों ने जरूर ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, Gm_m/r²। इसमें G जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। तो मैंने यहां से पहले G का फॉर्मूला बनाया, ठीक है। अब एक एक करके इनके डायमेंशंस फिल करते हैं। फोर्स के डायमेंशंस ml_t-2 मल्टीप्लाई r स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस हियर। r यहाँ पर डिस्टेंस होता है, सो इट्स डायमेंशन इज l, डिस्टेंस के डायमेंशन l। मास तो m दो बार, एक m से m कैंसिल हुआ, इसके डायमेंशंस हुए m-1 l3 t-2। ये हुआ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस। r का स्क्वायर है तो l का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बना l3। नेक्स्ट देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का सिंबल होता है h, स्मॉल लेटर h। ये बना फॉर्मूला है इसके लिए, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = h न्यू। न्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड E इज एनर्जी। मुझे यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस चाहिए, E/न्यू। एनर्जी के डायमेंशंस ml2 t-2 और फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस t-1, ठीक है। ये दोनों हम पीछे सॉल्व करके आ रहे हैं। ये -1 t की पावर को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ml2 t-2 और +1 बेस सेम पावर को ऐड कर दिया, -1 नीचे है ऊपर जाके +1 हो गया। तो ये हुआ ml2 t-1 m1 l2 t-1। ये हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन। इसके साथ ही राजन एक ये टर्म मिलेगी आपको, लीनियर मास डेंसिटी। इसका सिंबल भी स्मॉल m। ध्यान से स्टेटमेंट को लेना होगा। अगर स्मॉल m लिखा हुआ है आप एक बार चेक कर लो कि मास है तो इसके डायमेंशंस m, और अगर कहीं ये लीनियर मास डेंसिटी लिखा हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन लेंथ। अब अगर मास अपॉन लेंथ है, मास के डायमेंशन m, लेंथ के l, ml-1 m0 m1 l-1 t0। तो जब भी कभी कोई न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और उसमें स्मॉल m लिखा हो, उसको एक बार चेक करो। मास है तो डायमेंशन ओनली m, और अगर कहीं वो लीनियर मास डेंसिटी है स्मॉल m तो इट इज ml-1। और देखिए एक एक टर्म आपने पढ़ी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ में इसको यूज करते हैं, म्यू सिंबल होता है इसका, और इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। लाइट का वैक्यूम में स्पीड और उसकी रेशियो किसी मीडियम, इसका फॉर्मूला बन जाता है c/v। अब मुझे इसके डायमेंशंस लिखने हैं, तो जब डायमेंशन लिखने हैं ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, और अभी मैंने बताया एक जैसी चीजों के डायमेंशन सेम होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो वैक्यूम में है या वो मीडियम में, उसकी डायमेंशंस जो है वो हमेशा सेम ही रहेंगे। c के डायमेंशंस वेलोसिटी वाले lt-1, v भी वेलोसिटी वाले डायमेंशंस lt-1। ये तो कट गया पूरा का पूरा। अगर कट गया तो म्यू के डायमेंशंस बन रहे 1 स्टैंड्स फॉर m0 l0 t0। इसका मतलब ये भी कौन सी क्वांटिटी हुई? दिस इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है राजे।
तो ये कुछ आज मैंने डायमेंशन सॉल्व किए। आज मैंने बताया फिजिक्स में डायमेंशंस किसको बोलते हैं, हर एक क्वांटिटी को फंडामेंटल की टर्म में मास, लेंथ, टाइम, उनकी पावर्स में एक्सप्रेस करना, इसको ही डायमेंशनल एनालिसिस कहा जाता है। हर क्वांटिटी के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, कुछ हमारे पास डायमेंशन लेस क्वांटिटीज भी हैं। एक जैसी चीजें जो है जैसे वर्क और एनर्जी, फोर्स और टेंशन, इनके डायमेंशन सेम होते हैं। और साथ ही अगर कोई नंबर आ जाए, नंबर के डायमेंशंस नहीं होते, नंबर को हम इग्नोर कर देते हैं, नंबर के कभी भी वैल्यू डायमेंशन हमें फिल नहीं करते।